नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका लोकनाट्य कार्यक्रम शख्सियत में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एवं साहित्यकार आलोक शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि साहित्यकार हैं तो लिखने के प्रति आपकी रुचि, आपका रुझान कब से, कहां से शुरू हुआ? अभिषेक जी, अगर मैं लिखने की बात करूं तो ये भी कह सकते हैं कि ये मुझे विरासत में मिला है। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर ग्वालियर शहर के बहुत अच्छे पत्रकार थे। हमारा एक न्यूज़पेपर भी हुआ करता था 60s में, हमारी आवाज के नाम से। तो मैं कह सकता हूं कि ये तो हमें विरासत में मिला। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने लगभग 5वें क्लास में जब मैं था तब एक छोटी सी कविता लिखी थी। कविता तो नहीं कह सकते उसको, हाँ एक तुकबंदी जैसी लिखी थी। अच्छा। और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और विचारों में परिपक्वता आती गई तो मुझे लगता है कि फिर मैं धीरे धीरे करके साहित्य की तमाम विधाओं के साथ जुड़ने लगा। तो जैसा कि आपने बताया कि विरासत में तो आपको साहित्य में लिखना मिला ही है, पर आपकी भी रुचि 5वीं क्लास से जो आपने शुरुआत करी जी। तो आपने अभी तक किस किस विधाओं में लिखा है या क्या क्या रचनाएं आपने करी हैं? अभिषेक जी, जो साहित्य में लिखता है विशेष रूप से उसकी कोशिश यही रहती है कि साहित्य की हर विधा के ऊपर वो कलम चले। तो मैंने भी कोशिश यही की है कि मैं गीत लिखूं, गजल लिखूं, निबंध लिखूं, कथाएं लिखूं और खासतौर से मुक्तक। मैंने उस पर कोशिश की है कि मुक्तकों को मैं बहुत ज्यादा आसानी से लिख पाता हूं और उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। और इस समय मैं आपको बताता हूं मेरे लगभग 4000 से भी ऊपर मुक्तक मैं लिख चुका हूं। तो जैसे आपने बताया कि आप मुक्तक में आप काफी मुक्तक लिखे हैं और मेरे ख्याल से ये जो आपकी किताब है अलौकिक मुक्तक, ये भी आपके कई सारी मुक्तकों का संग्रह है। जी, इसमें 400 मुक्तक हैं और ये बुक मैं आपको बताता हूँ अभिषेक जी। ये दोस्तों ये बुक है अलौकिक मुक्तक के नाम से। ये मेरी 1917 में पब्लिश हुई है और इसमें 400 मुक्तक मैंने सम्मिलित किए हैं। और इसके साथ ही साथ अभिषेक जी ये भी जान के आपको खुशी होगी, मेरी एक और बुक बहुत जल्दी ही आने वाली है जिसका मैंने शीर्षक भी तय कर रखा है, वेदना के स्वर। तो बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा तो जल्दी से जल्दी ये किताब हमारे पाठकों के सामने होगी। तो ये जो आपकी पुस्तक आ रही है वेदना के स्वर, क्या ये भी मुक्तकों का संग्रह है? मुक्तकों का संग्रह है वो अभी। कोशिश मेरी यही है कि और विधाओं की भी पुस्तक निकाल पाऊं, लेकिन फिलहाल अभी मैंने ये मुक्तकों की ये दूसरी किताब आ रही है। अच्छा, तो क्या आप संग्रह में से हमें, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे आपकी रचना में से? बिल्कुल। इसमें जो किताब में जो मुक्तक है वो तो नहीं, मैं आपको उसके बाद जो मुक्तक मैंने लिखे हैं उनमें से आपको सुनाता हूँ। आपके इसी साल मैंने जब साल शुरू हुआ था उस समय एक मुक्तक लिखा था, वो आप तक पहुंचाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मौसम नहीं, कैलेंडर नहीं, अखबार नहीं हो। मौसम नहीं, कैलेंडर नहीं, अखबार नहीं हो और कम विधायकों वाली तुम सरकार नहीं हो। वाह। मौसम नहीं, कैलेंडर नहीं, तुम अखबार नहीं हो और कम विधायकों वाली तुम सरकार नहीं हो। जानता हूं अडिग हो तुम अपने वादे पर, हर रोज बदलो तुम ऐसा किरदार नहीं हो। हर रोज बदलो तुम ऐसा किरदार नहीं हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और आप कहें तो एक मुक्तक और आपको और अपने दर्शकों के लिए सुनाएं। मैं कहता हूं कि अपनी जिद पर आज भी हैं हम अड़े हुए। अपनी जिद पर आज भी हैं हम अड़े हुए, आंधी में भी जलता दिया लेकर खड़े हुए और घूम रहे हैं पत्थरों के शहर में बेखौफ हम। घूम रहे हैं पत्थरों के शहर में बेखौफ हम, जबकि हमारे लिबास में है शीशे जड़े हुए। वाह वाह, बहुत सुंदर। और एक मुक्तक मैंने और लिखा था। मैंने ये मुक्तक मेरा काफी प्रसिद्ध भी हुआ है और जब भी मैं किसी कविता के मंच पर जाता हूं तो लोग कोशिश करते हैं कि मैं इस मुक्तक को सुनाएं आप। जी। तो वो यूं है कि मंदिर की खामोश मूर्ति पर सनील की रजाई है। सनील मलमल को कहते हैं। अच्छा। मंदिर की खामोश मूर्ति पर सनील की रजाई है और ठंड से ठिठुरते भिखारी की किसी को न सुध आई है। जो खा नहीं सकता उसके लिए है 56 भोग। जो खा नहीं सकता उसके लिए है 56 भोग। अस्थि पंजर के उस पुतले ने परसों से न रोटी खाई है।
ये भिखारी के लिए मैंने कहा था। और अभिषेक जी आपको ये भी बता दूं, ये जो मुक्तक लिखा था मैंने, ये एक हमारे अचलेश्वर महादेव पर 56 भोग का जब एक कार्यक्रम होता है दिवाली के बाद अन्नकूट का, और ये उसी समय पे एक सत्य घटना को मैंने देखा था और उसी से प्रेरित होके मन में कहीं संवेदनाएं जागी और ये मुक्तक वहीं खड़े खड़े ही बन गया था। तो कहीं ना कहीं ये होता है कवि के साथ में कि आम लोग जिस को देख के निकल जाते हैं आगे, हमारा कवि परिवार उसको थोड़ा सा गहराई से सोचता है और जब वो सोचता है तो फिर कहीं ना कहीं संवेदनाएं जागती हैं और फिर वो शब्दों का रूप ले लेती हैं। हाँ, जैसे अभी आपने अपनी रचना प्रस्तुत करी जिसकी प्रेरणा को अचलेश्वर महादेव के 56 भोग को देख के मिली, बिल्कुल, तो ऐसे ही हमारे समाज को आप किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल अपने युवा साथियों को यह संदेश देना चाहता हूँ। संदेश क्या कहूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि वो मेरी बात सुन के ये समझें बस इस चीज को कि अवसाद के पलों को अब तो बिताना सीख लो। अवसाद के पलों को अब तो बिताना सीख लो, सुख दुख को तुम अपने साथी बनाना सीख लो, गम तो इस दुनिया में आएंगे जाएंगे, तुम हर हाल में हंसना और मुस्कुराना सीख लो। तो आलोक जी, जैसा कि आपने मुक्तक लिखे हैं, तो क्या आपने विशेष किसी एक रस पे लिखे हैं या कई रसों पर लिखे हैं? नहीं अभिषेक जी, मेरी कोशिश यही है कि मैं हर रस के संबंध में अपनी कलम को चलाऊं और मैं आपको बता देता हूं, आपको भी ये जान के खुशी होगी कि मैंने हास्य पर भी लिखा है, मैंने वीर रस पे भी लिखा है और शांत रस पे तो मैं अक्सर लिखता ही हूं, वात्सल्य पे भी लिखा है मैंने। खासतौर से जो मुझे सबसे ज्यादा कठिन लगता है वो होता है हास्य पर लिखना, क्योंकि आंसू किसी की भी आंखों में लाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के ओठों पर मुस्कान लाना सबसे टेढ़ी खीर है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं किसी के ओठों पर मुस्कान ला पाता हूँ तो ये मेरे लिए भी एक संतोष की बात होती है और सामने वाले के लिए भी कम से कम ये तो अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए वो अपने गम और परेशानी भूल जाए। तो अगर आपके किसी हास्य मुस्तक को अगर आप सुनाना चाहें तो? अभिषेक जी, मैं आपको हास्य के 1-2 मुक्तक सुनाता हूँ। मैंने यूं लिखा था कि क्यों अंकों का मेल हुए जा रहे हो, क्यों अंकों का मेल हुए जा रहे हो, क्यों साड़ी की सेल हुए जा रहे हो, कभी तो आ जाओ मिलने समय पर, क्यों इंडिया की रेल हुए जा रहे हो। और एक मैंने और लिखा था, वो मैंने खासतौर से सास और बहू और रिश्ते पर भी माने और इसे ये भी माने कि जो आजकल युवाओं में थोड़ी सी व्यसन, तंबाकू और गुटखा जो आजकल जिसका नशीले पदार्थ का ज्यादा हो गया, मैंने उसके विरोध में लिखा है। मैंने लिखा था कि बहुएं भी दिखती हैं अब सास की तरह, बहुएं भी दिखती हैं अब सास की तरह, ये आम आदमी है जो दिखता है खास की तरह। बहुएं भी दिखती हैं अब सास की तरह, ये आम आदमी है जो दिखता है खास की तरह। और जमाने के बदले हुए रंग तो देखो, जमाने के बदले हुए रंग तो देखो, लोग तंबाकू भी खाते हैं अब च्यवनप्राश की तरह। लोग तंबाकू भी खाते हैं च्यवनप्राश की तरह। और एक मैं आपको और सुनाता हूँ, एक सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा कठिन भी होता है अपनी बीवी पर लिखना। मैंने ऐसा रिस्क लिया है। अच्छा। और मेरी बीवी ने अगर ये कार्यक्रम देखा तो निश्चित रूप से मेरी खैर नहीं है, ये बात मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेता हूँ। मैं एक सुनाता हूँ कि केवल मेरी ही नहीं हर एक की बीवी होती नखराली है, केवल मेरी ही नहीं हर एक की बीवी होती नखराली है, त्योहार के दिन बना दे खिचड़ी उसकी बात निराली है। केवल मेरी ही नहीं हर एक की बीवी होती नखराली है, त्योहार के दिन बना दे खिचड़ी उसकी बात निराली है। जब सज संवर के निकले तो हो जाती है रूप 14 सपनी, जब सज संवर के निकले हो जाती है रूप 14 सपनी, जिस दिन मूड ठीक हो उसका अपनी उस रोज दिवाली है। अरे जिस रोज मूड ठीक हो उसका अपनी उस रोज दिवाली है। और एक और आपको सुनाता हूं, आपको भी पसंद आएगा, कि इतना करती है सितम कि जीने नहीं देती, इतना करती है सितम कि जीने नहीं देती, पर करवा चौथ कर करके मरने नहीं देती। इतना करती है सितम कि जीने नहीं देती, पर करवा चौथ कर करके मरने नहीं देती। और हनुमान चालीसा से किसी को फायदा हुआ हो ना हुआ हो, मेरी बीवी की तस्वीर किसी से डरने नहीं देती।
बहुत सुंदर, बहुत। आपने तो बहुत सुंदर कहा, लेकिन इसके बाद मेरा क्या हश्र होने वाला है, नहीं। मेरे मन में अभी से डर शुरू हो गया है।